हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे फ्रेंड्स। आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस और जो है एडिटोरियल एनालिसिस का पार्ट और उस पर बेस्ड जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस का मतलब जो आपके यूपीएससी के और विभिन्न प्रकार के परीक्षा उपयोगी प्रश्न में आते हैं, उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस का पार्ट होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और सब्जेक्ट से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल भी बहुत बेहतरीन आए हैं और जो न्यूज एनालिसिस है वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से आए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक एक करके उस पर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर चूंकि अब लोकसभा का जो इलेक्शंस है वो बेहद नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है। और ये जो लोकसभा का इलेक्शंस है उसमें आपको पता है कि जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पिछले 10 सालों से जो है सत्ता में है और उसको पराजित करने के लिए विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल का अभी जो है वो 15 पार्टियों का जो है गठबंधन एक साथ आया बिहार में 23 जून को पटना में। तो ये सब जो बातें हैं, ये कहने का मतलब ये है कि अब आपको जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जो है हर दृष्टिकोण से आपको कहीं न कहीं कोई न कोई आर्टिकल, कोई न कोई वक्तव्य, कोई न कोई एडिटोरियल, हर जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक आपको देखने को मिलता रहेगा। और इससे आपको बचना होगा। बचने का मतलब इस सेंस में है फ्रेंड्स कि आपको जो है हर दृष्टिकोण से केवल उन्हीं वक्तव्यों को पढ़ना होगा, केवल उन्हीं करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा जिन पर जो है आपके करंट में क्वेश्चंस बनते हैं, करंट से रिलेटेड इशू जो है वो आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सब्जेक्ट्स नहीं रहती। और चूँकि अब चुनाव का दौर है तो चुनाव के इस दौर में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाएंगे, बहुत सारे जो है कयास लगाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के कुल मिलाकर के वहाँ पर एक तरीके से तथाकथित आरोप आएंगे ही आएंगे। तो उनसे आपको बचना होगा और बचते हुए चीज़ों को लेकर के चलना होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपने आर्टिकल पर चलते हैं। जैसा कि पहला आर्टिकल है कि मणिपुर दिस इज नॉट ए टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग। ये देखिए, मणिपुर के संबंध में पिछले कई दिनों से लगभग 3 मई से लगातार जो है आर्टिकल पे आर्टिकल इतना आर्टिकल आ चुका है, इतना आर्टिकल आ चुका है फ्रेंड्स, कि मुझे नहीं लगता कि मणिपुर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको आता है करंट अफेयर्स में तो आपका छूटने वाला है। चाहे वो प्रीलिम्स में तो खैर नहीं बनेगा, लेकिन मेंस में अगर राज्य और थर्ड पेपर जो आपका जीएस है आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, उससे रिलेटेड होगा, गृह युद्ध से होगा, तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इसमें आपको सावधानी बरतने की बात यह है कि 2 महीने में यानी कि 3 मई से लेकर के अभी तक जो कुछ भी मणिपुर के संदर्भ में न्यूज या एडिटोरियल एनालिसिस आया है उसमें आपको बहुत सावधानी पूर्वक लेकर के नोट्स बनाना होगा। कारण ये है कि विभिन्न प्रकार के जो राइटर हैं वो अपने अपने विचार रखते हैं और आपको किसी के विचारों को लेकर के नहीं चलना है। आपको निरपेक्ष ढंग से क्या स्थिति हो सकती है उस पर लेकर के चलना है। आपसे जो मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि हाल ही में मणिपुर की घटना ने भारतीय संघ पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाया है, भारतीय एकीकरण पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। क्या ब्रिटिश के समय, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया कानून अभी भी भारत में विराजमान है, जिसकी वजह से आंतरिक संघर्ष आए दिन हो रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप एक जिलाधिकारी होते तो मणिपुर के संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, मणिपुर को इस्टेब्लिश करने के लिए आप क्या सुझाव देते।
तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। तो मेनी क्वेश्चन इस पर 200 शब्दों में आपको लिखना होगा, 200 से 250 शब्द, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और अभी तक कम से कम 20 से 25 आर्टिकल जो है मणिपुर की घटना के संदर्भ में पूरा का पूरा मिला करके पिछले 2 महीनों में आ चुके हैं। तो मणिपुर की जो रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है उस पर आपको देखना है। और आज फिर एक आर्टिकल एडिटोरियल पार्ट में निकल करके आया है, और वो आर्टिकल जो है आइए हम लोग देखते हैं कि वो आर्टिकल कहता क्या है। आर्टिकल सेज दैट, आर्टिकल जो है हम लोगों से कहता है, हम लोगों का मतलब जो पाठक हैं उनसे कहता है कि जो 3 मई का दिन था, 3 मई से लेकर के अभी तक जो है मणिपुर में बहुत सारी जो है ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हुए, यानी कि खूनी संघर्ष हुआ, आगजनी हुई, अहिंसा हुआ, लोगों को मारा पीटा गया। और ये 2 समुदाय जो कुकी और मिताई हैं उनके बीच में ये 3 मई से संघर्ष चला आ रहा है। गृह मंत्री का भी दौरा हुआ, बहुत सारे प्रयास भी किए गए, केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई, लेकिन और मीडिया पर जो है बहुत सारा डिस्कस किया गया कि इसको कैसे जो है ख़त्म किया जाए, कैसे इसको जो है कंट्रोल में किया जाए। लेकिन अभी तक इन सब का जो प्रयास है, राइटर बता रहे हैं कि दिस इज़ अ मीनिंगलेस, यह जो है मीनिंगलेस प्रयास है, इसका कोई भी मतलब निकल करके नहीं आया, क्योंकि अभी तक इसने किसी भी प्रकार की शांति या समझौतागत प्रयास में सफलता नहीं पाई। और राइटर ये भी कहते हैं कि पिछले 2 महीनों में जो है स्टेट ने जो खोया है वो 120 लोग उसमें हत हो गए, यानी कि वो जान से जा चुके हैं और वो दोबारा जो है नहीं आ सकते, यानी कि जब जो मृत हो चुके हैं वो कैसे आ सकते हैं। 45,000 लोगों से अधिक लोग जो है अस्थायी तौर पर, यानी कि टेम्पोररी तौर पर वो जो है डिस्प्लेस किए गए हैं, विस्थापित किए गए हैं। दोनों पक्षों पर जो है, दोनों समुदायों के जो पक्ष हैं उन पर जो है कैंप में विभाजित किया गया है। समुदाय को लेकर के विस्थापित जो लोग हो रहे हैं वो एक तरीके से उसमें जो है कैंप लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी घटना जो है वो आह्लादित न कर पाए, विस्थापित लोग उसमें आए। इसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इन दोनों को लेकर के, नो डाउट इसको जो है चेंज करना होगा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जो चेंज करना होगा उसमें भी ये कह रहे हैं कि जो दोनों समुदाय हैं उसमें जो है लेकर के आपको बात करनी होगी, एक साथ लेकर के आना होगा, क्योंकि कुकीज़ और मिताई ये दोनों जो है साथ साथ नहीं हैं और इनके मध्य कॉन्फ्लिक्ट लगातार हो रहा है और ये बहुत ही भयावह हो रहा है। यह जो है आपको ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत है जो सभी के लिए बेनिफिट हों और एक्सेप्टेबल हों। तो एडमिनिस्ट्रेशंस में जो स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेशन है, संरचनात्मक जो वहाँ का प्रशासन है, उसमें ये बदलाव की डिमांड कर रहे हैं, बदलाव की जो है वो मांग की जा रही है। अब बात यहाँ पर क्या निकल करके आती है कि जो मणिपुर की घटना है, यानी कि इंटरलिंक जो पारस्परिक वेलफेयर है उसमें इंटरलिंक की बात राइटर कर रहे हैं। राइटर कर रहे हैं कि द एम्फेसिस ऑन कंसेसियस इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि आम सहमति पर जोर देना, आम सहमति पर एम्फेसिस डालना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नो डाउट कि आम सहमति जो है वो होनी चाहिए और उस पर जोर देना, एक तरीके से एम्फेसिस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यह सत्य है कि अगर कोई समुदाय, ये देखिए बात ये हो रही है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है, अब एक समुदाय जो है वो क्या करता है क्या नहीं करता। मान लीजिए कि किसी एरिया में 2 समुदाय रहते हैं और 2 के दोनों समुदाय अपने अपने अधिकारों को लेकर के सजग रहते हैं, एकदम तैनात रहते हैं, और उसमें अगर कोई भी बात होती है तो मरने मारने की बात आ जाती है। अगर कोई एक समुदाय कोई कुछ कार्य करता है तो नो डाउट भले ही वो 2 के दोनों समुदाय सेपरेटली रह रहे हों, अलग तरीके से रह रहे हों, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होता है वह इफ़ेक्ट दूसरे समुदाय के ऊपर भी पड़ता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बात होती है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगला समुदाय जो कर रहा है वो भले ही सेपरेटली तरीके से रह रहा हो, सेपरेट तरीके से अपना जो लाइफ है वो व्यतीत कर रहा हो, लेकिन उसके द्वारा किया गया कोई भी जो वर्क है वह दूसरे समुदाय पर अपना प्रभाव डालता है। उसी के संबंध में ये जो प्रभाव डालने की बात कही गई है, ये लाइन, इसी लाइन पर पूरा का पूरा आर्टिकल फ्रेंड्स बेस्ड है। अब बात आती है कि इंटरनल ज्योग्राफी की, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
घाटी और पहाड़ी की जो भौगोलिक आंतरिक एकता है और वहाँ पर जो झीलें हैं, नदियाँ हैं जो उद्गमित होती हैं वहाँ पर, वो पूर्व निर्धारित हैं और उसके द्वारा यानी कि इनकी मणिपुर की जो अखंडता है, मणिपुर के संदर्भ में ही बात की गई है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है, अगर उन कम्युनिटी के खिलाफ आप कोई भी कदम उठाएंगे यानी कि उनकी अखंडता में बाधा डालेंगे, जो पहाड़ी और घाटी और नदियाँ और झीलें जहाँ से उद्गमित होती हैं, जहाँ पर उनका भौगोलिक एकता है, वो अगर वहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है, अगर उसकी भावना के खिलाफ आप जा कर के कोई भी कदम आप उठाते हैं तो आपको जो है डिसरप्ट का सामना करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से दूसरे की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और ये जो है बहुत ही भयानक बातें निकल करके आती हैं। यहाँ पर कई सारे राइटर की किताबों का उल्लेख राइटर ने किया है, जैसे रॉबर्ट डी कपलान हैं, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट द मैप टेल अस अबाउट कमिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द बैटल अगेंस्ट फेट, ये किताब इन्होंने लिखी है। और इसके पहले जो है हालफोर्ड जे मैककाइंडर ने, उन्होंने अपनी किताब ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री में यह दर्शाया है कि कैसे जो है एक पूरा विश्व जो है अपनी पूरी दुनिया जो है अपनी जो भौगोलिक एकता है, जो अपना भौगोलिक संदर्भ होता है, उसको लेकर के अंतर्निहित संघर्ष में व्याप्त है। यानी कि कैसे पूरी दुनिया अपनी सीमा को लेकर के, भौगोलिक सीमा को लेकर के, भौगोलिक एकता को लेकर के कैसे आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और एक अंतहीन कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा अभी तक निकल करके नहीं आया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे रसिया को देख लीजिए, वर्तमान समय में इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। नाटो में जो है यूक्रेन जब शामिल हो रहा है तो उस पर आप रसिया की प्रतिक्रिया देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये, और क्यों रसिया ऐसा कर रहा है, क्योंकि अगर यूक्रेन रसिया का ही पहले पार्ट था जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, और यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की एक मुख्य विशेषता होती है कि रसिया को किसी भी कीमत पर प्रेशर करना, उसको कम करना, उसकी बढ़ती हुई जो सैन्य शक्ति है उसको जो है कम करना, उसको एकदम से मिटिगेट कर देना। तो वहाँ पर जो है अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो जहाँ पर यूक्रेन की जो सीमाएं रसिया से लगती हैं वहाँ पर नाटो की सेनाएं तैनात हो जाएंगी, नाटो के इक्विपमेंट तैयार हो जाएंगे, वहाँ पर मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हथियार, ये सब तैयार हो जाएंगे। तो रसिया के लिए यह बहुत ही घातक बात होगी कि उसके दरवाजे पर उसके शत्रु आकर के हथियार सहित खड़े हैं, तो रसिया इस कदम को किसी भी कीमत पर सहता नहीं है। तो यही हाल मणिपुर में हो रहा है कि अपनी भौगोलिक एकता के खिलाफ लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, जो दो कम्युनिटी हैं वो। तो यहाँ पर जो है उदाहरण दिया कि यूक्रेन का उदाहरण कि रसिया ने कैसे प्रतिक्रिया किया, और रसिया को छोड़िए, जब चाइना जो है भूटान के क्षेत्र में डोकलाम में जो है अतिक्रमण किया था तो उस समय भारत ने मिसाइल तक तैनात कर दी थी और ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हो गई थी। तो भारत ने कैसा रिएक्ट किया था। तो जाहिर सी बात है अपनी सीमा को लेकर के, अपनी भौगोलिक एकता को लेकर के हर कोई जो है वो करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो ये मणिपुर में घटना हो रहा है इसको पहले भी जो है यह पहले ही इस पर जोर देना चाहिए था, पहले ही इसकी जो सिचुएशन है उसको जान लेना चाहिए था। यह जो है कि जो पहाड़ी घाटी है और जो पहाड़ी एरिया है, जो घाटी एरिया है, यानी कि हिल्स एंड वैली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर दो के दोनों धाराएं हैं, एक हिल्स है एक वैली है, यानी कि एक पहाड़ी है और एक घाटी है। ये दो के दोनों एरिया में जो है कितना उनके मध्य पारस्परिक वेलफेयर है, पारस्परिक संबंध है, इस बात को करंट सिचुएशंस में जो मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन है, मणिपुर का अथॉरिटी है, उसको पहले ही जान लेना चाहिए था। और इस संदर्भ में इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जो है जो पहाड़ी जो बैली घाटी है वह थोड़ा अधिक जो है वल्नरेबल रहेगी, थोड़ा अधिक डिस्टर्बेंस रहेगी, थोड़ा अधिक जो है कहने का मतलब है कि अस्थिर रहेगी। यद्यपि उनकी जो मणिपुर का स्टेट का गठन किया गया था उसमें किस बेसिस पे किया गया था, टोपोग्राफिकल एंड एग्रीकल्चर एडवांटेज को देखते हुए मणिपुर, यानी कि जो भौगोलिक एकता है, कृषिगत लाभ है, उसके एग्रीकल्चर और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए मणिपुर के जो राज्य का गठन किया गया था सबसे पहले वैली घाटी में ही किया गया था। अब यहाँ पर जेम्स सी स्कॉट
ने अपनी यहाँ पर एक और किताब लिखा है, उसमें जो है वो फ्रिक्शन बता रहे हैं, यानी कि घर्षण बता रहे हैं, यानी कि संघर्ष बता रहे हैं किसके किसके बीच में, जो पैडी स्टेट्स हैं और नॉन स्टेट हैं, यानी कि जो पहले से राज्य गठित हैं और दूसरा नॉन स्टेट हैं। वहाँ पर जो माउंटेन्स के चारों तरफ जो है वो पॉपुलेशंस रहती है, उसकी आबादी के मध्य में और पैडी स्टेट के मध्य में संघर्ष को बता रहे हैं। और यहाँ पर जो है अपनी जो किताब है द आर्ट ऑफ नॉट बीइंग गवर्न्ड इन एंड अनरिस्ट हिस्ट्री ऑफ अपलैंड साउथ ईस्ट एशिया, इस किताब में उन्होंने एक राज्य और गैर राज्य निवासी के मध्य में घर्षण को उल्लेखित कर रहे हैं। और इसके बाद जो इमेजिन नेशंस है, यानी कि बैली घाटी में जो राष्ट्रीय कल्पना है, इसीलिए वहाँ पर जो है उसके चारों तरफ, यानी कि पहाड़ी के चारों तरफ के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए, जहाँ पर उनके माउंटेन जो दर्रे हैं वो हैं और नदियाँ जो है उद्गमित होती हैं, उसकी कल्पना घाटी के क्षेत्र में की जाती है। यानी कि जो बैली एरिया है उसकी कल्पना एक राष्ट्र के रूप में जो की जाती है वो इंक्लूड किसको किसको करती है, हिल्स के चारों तरफ कंट्रोल को लेकर के, पहला जहाँ पर जो उनके माउंटेन दर्रे हैं और रिवर्स का उद्गम होता है, तो इसको जो है कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो ये घाटी वैली घाटी जो है पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करने की बात करता है हिल्स को लेते हुए। अब यहाँ पर बात आती है मिताई समुदाय की। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे वहाँ पर क्या कंडीशन है घाटी और पहाड़ी को लेकर के। मिताई समुदाय जो है वो थोड़ा सा विक्षिप्त रहता है। और क्यों रहता है कि मणिपुर की राष्ट्रीय अखंडता को लेकर के, जो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता है उसको जो है वहाँ पर मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के जो मिताई कम्युनिटी है वह पैरानोइक कंसर्न में रहती है, यानी कि विक्षिप्तता रहती है। और ये जो है उसी के संदर्भ में देखना चाहिए, जो वहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अन्य लोग हैं, उसको इसी के संदर्भ में देखना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और भी ब्रीफली समझना होगा कि कैसे यहाँ पर जो है संघर्ष व्याप्त है। इंडिपेंडेंट इंडिया, जो स्वतंत्र भारत है, पहली चीज़ कि आप ये जान लीजिए कि जो स्वतंत्र भारत है वह भारत पहले ब्रिटिश शासन से युक्त था। ब्रिटिश यहाँ पर शासन किए थे, 300 से ज़्यादा सालों तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद वही सेम कुछ सुधारों के बाद संसदीय प्रणाली भारत में स्थापित हुई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हालांकि अब तो बहुत सारे कानून ख़त्म हो रहे हैं, अभी भी जो है अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी नियम अभी भी बनाए गए हैं। और यही जो है हर विकासशील देश की, जहाँ पर वो औपनिवेशिक शासन था, उसके जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप स्वतंत्र हो चुके हो, जब आपकी सत्ता स्थापित हो चुकी है, आप संप्रभु राष्ट्र हो चुके हो, तो आपको जो है पूरी तरीके से अपने द्वारा बनाए गए नियम, अपने लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए लेकर के चलना चाहिए। पूरी की पूरी जब स्वतंत्र आप हो गए तो उसी दिन रत्ती भर आपको जो है ब्रिटिश कानून वो उखाड़ के फेंक देना चाहिए था। तो यहाँ पर राइटर वही बातें कर रहे हैं जो अभी तक हमने समझाई कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो जो है एक तरीके से ब्रिटिश शासन के द्वारा जो विषम भूमि अधिनियम लाया गया था, एक भूमि का जो नियम लाया गया था, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनहेरिट के रूप में, विरासत के रूप में हूबहू वही का वही फॉलो कर दिया। और आज भी ये जो है छोटी इम्फाल घाटी तक ही सीमित है। ब्रिटिश ने जो लागू किया था उनकी अपनी मजबूरियां थी, और उनकी मजबूरियां क्या थी कि वो कैसे, बस उनका एक ही जीवन का सिद्धांत था कि कैसे किसी औपनिवेशिक स्टेट से हम मानव श्रम, विभिन्न प्रकार के जो श्रम होते हैं उसको जो है लेकर के चलें, उसको जो है पूरी की पूरी बात करें और उसको जो है कैसे हम लूटें। यही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। 300 सालों तक उन्होंने यही किया था। और उसके लिए जो है कितना बांटें, कितना ना बांटें, कैसे तोड़ें, समुदायों को कैसे आपस में भिड़ाएं, कहाँ कितना लूट लें, यही उनका मेन प्रोग्राम था। और इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि क्या कहते हैं, उनकी जो मजबूरियां थी वे 1826 ईस्वी में जो है कहाँ पर घुसे, उत्तरी पूर्वी सीमा पर, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था
वहाँ पर वो अपना फुट डाले 1826 ईस्वी में। और उनको जो है सामना करना पड़ा किससे, स्कॉट के जो नॉन स्टेट यानी कि जो गैर राज्य आबादी थी, गैर राज्य आवासीय आबादी थी, जो गैदरिंग करती थी, शिकार करती थी, जिनका समुदाय जो है अपने गांवों से ज़्यादा बढ़ता नहीं था, उसका अ, उनके साथ इनको सामना करना पड़ा। अब ब्रिटिश के पास जो है 3 ऑप्शन थे, या तो उनको अपने अधीन कर लें, या तो उन पर पूरा नियंत्रण कर लें, या तो दूर रह करके उनको जैसे कंट्रोल करना होता है नौकरशाही से या रिमोट से दूर रह करके उनको कंट्रोल करें। तो ब्रिटिश जो थी वो तीसरा ऑप्शन ही उसने जो है चूज किया कि कैसे जो है हम दूर रह करके इन पर कंट्रोल रखने की बात करें, और उसको जो है एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी जो पैडी स्टेट का होता है उसके साथ इनको एसोसिएट करें, यानी कि एक नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत इसको लेते हुए इनको लेकर के चलें। यही हाल उन्होंने जब किया कि असम पर वो जब कब्जा कर लिए, तो असम पर कब्जा करने के बाद वो क्या किए कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के नियम को लागू कर दिए, और जो असम का बाढ़ वाला इलाका था उस बाढ़ वाले इलाके से होते हुए उनको जो है जो घाटी का एरिया था, हिल्स का एरिया था, पहाड़ी का सॉरी हिल्स का एरिया था, वहाँ पर एक इंटरनल लाइन खींचनी थी। कहाँ पर, जो असम के बाढ़ के मैदान के चारों तरफ पहाड़ी के पहाड़ी उससे सटा हुआ था, और असम का बाढ़ का मैदान उसके मध्य में उसके यानी कि आप कह सकते हो कि असम के बाढ़ के मैदान के चारों तरफ पहाड़ी के साथ लगा हुआ इनर लाइन खींचना था, एक डिवाइड करना था। तो ये उसके लिए 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर कानून ब्रिटिश के द्वारा लागू किया गया। तब इस घटना को बोधिसत्वकर ने अपने निबंध में कि व्हेन वाज द पोस्ट कॉलोनियन, यानी कि उत्तर उपनिवेशवाद कब था, ये हिस्ट्री पॉलिसिंग इम्पॉसिबल लाइंस, तो करेक्टर्स दिस गिविंग अ टेरिटोरियल फ्रेम ऑफ कैपिटल, यानी कि इस किताब में उन्होंने उल्लेखित किया है कि एक क्षेत्रीय जो ढांचा होता है उसको पूंजी के रूप में बदल देना, और सेपरेटिंग द मॉडर्न फ्रॉम प्राइमेटिव, यानी कि आदिम से आधुनिकता को अलग करना, इस चीज़ को उन्होंने अपने किताब में अपने निबंध में बाकायदा लिखा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, यानी कि राइटर कह रहे हैं कि विदाउट एक्चुअली ड्राइंग, यानी कि असम में जो है आपने जो बाढ़ का मैदान था और जो हिल्स के इलाके थे उससे सटा हुआ था, उसके मध्य में आपने बाकायदा इनर लाइन खींच दिया और यह क्लियर कर दिया कि बाढ़ के जो इलाके हैं वो अलग हैं, और जो पहाड़ी का इलाका है उससे सटा हुआ है, उनके मध्य में एक रेखा है। तो ये आपने अलग कर दिया। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ कि 1891 में वहाँ पर बिना किसी इनर लाइन, यानी कि पहाड़ी घाटी और जो है पहाड़ी क्षेत्र और घाटी क्षेत्र के मध्य में बिना किसी जो है इनर लाइन के क्या किया गया कि उसको जो है गवर्नेंस किया गया, वहाँ पर जो है मैकेनिज्म स्थापित किया गया, गवर्नेंस लाया गया और इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया। तो ये समस्या तभी से स्टार्ट है, यानी कि पहाड़ी और घाटी को लेकर के कोई भी लाइन या कोई भी सेटलमेंट या कोई भी समझौता या कोई भी डिवाइडेशंस नहीं किया गया, उसको जो है एक ही माना गया, जबकि वहाँ पर 2 कम्युनिटी रहती थी। अब यहाँ पर ये तो पूरी की पूरी बात हो गई कि मिताई समुदाय और जो वहाँ पर इलाका है कैसे वहाँ पर संघर्ष व्याप्त है और कब से स्टार्ट है। अब यहाँ पर जो राइटर्स हैं फ्रेंड, वो राइटर जो हैं बात कर रहे हैं कि एक्नॉलेज मिताई पेन, यानी कि जो मिताई पेन है उसके दर्द के विषय में बता रहे हैं। जैसे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जातीय सफाई की बात करते हैं मणिपुर में, और यह वास्तव में हो सकता है, और इसलिए हो सकता है क्योंकि जो अगर जो लोग विस्थापित हुए हैं अगर उनके घर वापसी की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि उनका जो है विस्थापन हो जाएगा, वो विस्थापित हो जाएंगे। और ये हालांकि यह कैसे हो सकता है, यानी कि बात कर रहे हैं कि मणिपुर में जो मिताई समुदाय का सफाया, जाति समुदाय का सफाया हो रहा है वो कैसे होगा। भारत
जब से स्वतंत्र हुआ है, भारत की स्वतंत्रता से लेकर के जो हिल्स एरिया है, पहाड़ी एरिया है मणिपुर का, उसमें जो मिताई समुदाय रहते हैं, पहली चीज़ कि वो गैर आक्रामक और साइलेंट तरीके से, मूक तरीके से उनकी जातीय सफाया का बात कर रहे हैं कि ये जो दशकों से हो रहा है मणिपुर में, कई दशक से हो रहे हैं, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से हो रहा है। और जो मिताई समुदाय है वो गैर आक्रामक जातीय है, गैर आक्रामक जाति स्वभाव से है और यह मूक रहती है। और इसका प्रतीक है कि इनकी जो गैर आक्रामकता है, जो साइलेंट व्यवहार है, उस पर इनकी जातीय सफाई हो सकती है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो मणिपुर की घटना है, मणिपुर की घटना में जो मिताई समुदाय अपना व्यवहार कर रहे हैं, मिताई समुदाय जो मानवता और पीड़ा और अमानवीय व्यवहार का जो सामना कर रहे हैं, उनका जो दर्द उठ रहा है, वो पहली चीज़ की जो क्राइसिस हो रहा है वर्तमान समय में, वो कैसे जगे हैं, कैसे, यानी कि मणिपुर की जो मिताई समुदाय है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अमानवीय तरीका हो रहा है और उनको जो है पीड़ा सहना पड़ रहा है, इस पीड़ा से बाधित होकर के कैसे जो है वो उठे हैं, कैसे वो जो है अपने आप को एकत्रित कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो है इनका कहना है कि एसटी दर्जे की जो मांग है, इसीलिए एसटी दर्जे की जो मांग है वो कुकी समुदाय के जो विरुद्ध है, कुकी समुदाय जो एसटी की मांग का विरोध कर रहे थे, मिताई समुदाय को एसटी में न शामिल किया जाए, वो इसीलिए जो है इनका रोना भी एक तरीके से डिस्परेट ढंग से है। और आगे वो कहते हैं कि इसकी व्याख्या, यानी कि जो मणिपुर की घटना में मिताई समुदाय पर अत्याचार किया गया, मिताई समुदाय को मारा पीटा गया, मिताई समुदाय पर अमानवीय व्यवहार किया गया और मिताई समुदाय कई दशकों से पीड़ा की अवस्था में है, उनको मारा जाता है और उनकी गैर आक्रामक स्वभाव है वो साइलेंट बनी रहती हैं। इसके बाद जो है हाई कोर्ट के द्वारा एसटी दर्जे की उनकी मांग कोई गलत मांग नहीं थी, एसटी दर्जे में उनकी मांग का कुकी समुदाय द्वारा विरोध किया गया और इस संबंध में वो जो है अपने आप को एक असुरक्षित भावना के अधीन पाए और असुरक्षा को लेकर के वो खुद को एकजुट करना शुरू किए। और इस घटना की जो है व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि 3 जून को जो है चुराचंदपुर जिले के टरबंग एरिया में इन लोगों के द्वारा जो है बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वायलेंट किया गया, मतलब जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, मिताई समुदाय के द्वारा जो वायलेंट किया गया। हालांकि इसको इसी संदर्भ में देखना चाहिए, यानी कि एक, जैसे कहते हो कि झिल्ली में हवा भरते जाओ और एक सीमा के बाद एक स्टेज आती है वो फट जाता है। तो वही हाल यहाँ पर राइटर मिताई समुदाय को लेकर के अपना वक्तव्य करना चाहते हैं कि जो मिताई समुदाय है, इस घटना का उल्लेख यहाँ पर करना न्यायोचित नहीं है। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि हिंसा का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मिताई समुदाय है वो क्यों ऐसा रिएक्ट की, उसके पीछे की वजह क्या थी। उसके पीछे की जो वजह थी कि कुकी समुदाय जो है अटैक किया मिताई समुदाय पर, और इंटरनेट पर इस चीज़ को देखा गया कि वहाँ पर मिताई समुदाय जो है कुकी समुदाय के मध्य में घिरा हुआ है और उन पर आगजनी की जा रही है और वो बचाव का गुहार लगा रहे हैं। इस चीज़ को जो है इंटरनेट पर देखा गया और उनसे हेल्प मांगी जा रही है, अपील की जा रही है, बचाने की अपील की जा रही है। और जब मिताई समुदाय ने देखा कि सरकार के द्वारा कोई भी कदम इस पर नहीं उठाया जा रहा है, यानी कि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, तब उस अंधेरे में एक तरीके से नैतिक एनर्जी को लेकर के अनैतिक एनर्जी के साथ उस अंधेरे में एक प्रीमोर्डियल को लेकर के एक बड़े मिताई समुदाय शुरू हुआ और उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए, यानी कि आप राइटर कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति शांत है और वो अपने अधिकारों की मांग करता है, जब भी मांग करता है तभी मारा जाता है बेचारा, और मारा जा रहा है। तो उसने क्या किया कि कहा कि अब हमको मार के दिखाओ, आओ मारो। उसने कुछ लोगों को एकत्रित करना शुरू किया और एकत्रित करते करते एक बड़े स्तर पर जो है खुद को
एक संगठन बना लिया और अब संगठन के बीच उस अंधकारमय जीवन के मध्य एक सभ्यतागत कह सकते हो, सभ्यतागत द्वेषपूर्ण भावना के साथ एक्सटेंशियल थ्रेट के बाद जो है जो संवेदनशीलता होती है उसके 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 मध्य में वो जो है खुद लेकर के निकले और उन्होंने केवल और केवल हिंसा ही नहीं की बल्कि आगजनी भी की और सामने भी लेकर के आए। और ये जो है इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो मिताई समुदाय के द्वारा फॉलो किया गया ये जो है बड़े स्तर पर किया गया और ये एक तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट था, वाइल्ड तरीके से था। और जिन लोगों को यानी कि जंगली सभ्यता के मध्य में राइटर ने बताया कि एक तरीके से जंगली व्यवहार था और जिसको जिसको निशाना बनाया गया, एम्बुलेंस को, स्कूल को, मिनिस्ट्री के घरों को, मंत्रालय के घरों को, आवासीय परिसरों को, मैन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को, बच्चों को, यानी कि उनके सामने जितने भी लोग आए सबको उन्होंने निशाना बनाया। और ये जो है बहुत ही द्वेषपूर्ण तरीके से, असभ्यतागत तरीके से, अनैतिक तरीके से, अनसिविलाइज्ड तरीके से किया गया। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो है उनका कहना है कि वहाँ पर ये जो घटना घटी है उसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, अरम्बाई तिंगोल और मिताई लिपुन। ये जो है इस घटना के पीछे क्रिएटर्स रहे हैं। ये बहुत साधारण है। ये संगठन जो है हो सकता है कि आप जो है ये घटना, इन दोनों का नाम जो है कभी पहले न सुने हों। इन दोनों लोगों का नाम तभी सुने हों जब ये वास्तव में ये घटना हुई है। ऐसा राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस क्राइसिस के पहले आपने कभी नाम नहीं सुना हो। और शायद ये भी हो सकता है कि ये जो दो लोग हैं ये पूरी तरीके से इस घटना के जिम्मेदार जिम्मेदार हों। तो लेकिन शायद ही करें, मतलब कि शायद ही ये दो लोग जो है ये दो लोग यानी कि कौन कौन, एक क्या नाम है इनका, आरम्बाई तिंगोल और मिताई लिपुन, शायद ही इस घटना के पीछे, यहाँ पर राइटर शायद लगा रहे हैं कि शायद ही इस घटना के पीछे इनका कोई मकसद ये जो है पूरे तरीके से हों। अब आगे कहते हैं कि फ्रूडियन टर्म के शब्दों में कि जो मिताई समुदाय में देखा गया है अभी तक कि अब वो एक तरीके से द्वेषपूर्ण, शिशुगत, आईडी, प्रीमोर्डियल, इन सब की जो सिविलाइजेशंस होती है, यानी कि जो सभ्यतागत छत होता है उसको सुपर एगो की जो सभ्यतागत होती है, जो एक सभ्यता होती है, उसको उसकी छत को तोड़ रहे हैं, उसकी जो व्यवस्था है उसको उठा करके फेंक रहे हैं। और ये जो है एक तरीके से, जबकि इनका जो एक अहंकार है, यानी कि रेशनल जो जातीय अहंकार है, वो पावरलेस और इररिलेवेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिताई समुदाय के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो राइटर बता रहे हैं। और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि जो डार्क एनर्जी है, यानी कि एक अंधेरे में मिताई समुदाय के द्वारा अपना उत्थान करना, और वो भी हिंसा के सहारे, और वो भी हिंसा करते हुए उस तरीके से उत्थान करना, पूरे के पूरे तरीके से कैसे उन्होंने इतने बड़े समुदाय को एकत्रित किया, इतने बड़े समुदाय को एकत्रित करके कैसे उन्होंने जो है लोगों को मारा, लोग मर रहे हैं, कैसे साधारण लोगों को निशाना बनाया, मैन एंड वुमन को कैसे एकत्रित करके और लोगों को मारा। ये अपने आप में एक कल्पना करना बहुत ही आश्चर्यजनक है। और इसको जो है यहाँ पर डब्ल्यू येस्ट एक्सलेम के की लाइन है वहाँ पर, ए टेरेबल ब्यूटी इज बार्न, यानी कि एक जो भयावह सुंदरता है उसने जन्म लिया है। और यद्यपि ये जो भयावह सुंदरता है ये एक तरीके से डिस्टिंग्विश है और इसका जो है पालन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मिताई समुदाय की जो है अभी तक पूरी की पूरी बात की गई, और यहाँ पर जो मिताई समुदाय का संघर्ष है उसको बताया गया। अब यहाँ पर कुकी समुदाय की थोड़ी सी बात कर ली जा रही है कि कुकी समुदाय कैसे जो है अपना सफ़र किया। कुकी समुदाय
यहाँ पर कुकी समुदाय के विषय में कहा जा रहा है कि सरकार जो है पोस्ता की खेती और जो इलीगल माइग्रेशन होता है, यानी कि जंगलों से जहाँ पर आरक्षित जंगल हैं उनसे वहाँ पर भगाना, अवैधानिक माइग्रेशन करना, पोस्ता की खेती, इन सब जो पॉलिसीज़ है, इन सब पॉलिसीज़ को लेकर के जब सरकार आई तो एक तरीके से जो है वहाँ पर इनको लेकर के बहुत संघर्ष हुए। और जो यहाँ पर कुकी समुदाय है, वो कुकी समुदाय इन सब को देखते हुए और इसमें एक आगजनी का काम तब कर दिया जब हाई कोर्ट के द्वारा मिताई कम्युनिटी को एसटी दर्जे की मांग का समर्थन किया गया। तब से लेकर के जो कुकी समुदाय है वो बहुत संघर्ष व्याप्त किया पूरे के पूरे स्टेट में। वो जो है संगठित होकर के मिताई समुदाय के ऊपर आरोप लगाते हुए उनको मारना पीटना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर राइटर एक और बात करते हैं। राइटर का कहना है कि जो मिताई समुदाय है इसने संघर्ष किया, लेकिन वहाँ पर दो कम्युनिटी ने संघर्ष किया। हालांकि मणिपुर में कई सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे नागा कम्युनिटी, मिताई कम्युनिटी, ये सब वहाँ पर कम्युनिटी हैं। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि केवल कुकी ने ही संघर्ष किया, बाकी जो नागा है वो नागा ने संघर्ष नहीं किया। तो राइटर कहते हैं कि इससे साफ जाहिर होता है कि 3 मई से जो संघर्ष हुआ था, वायलेंस हुआ था, इसमें साफ जाहिर होता है कि जो पीड़ा थी, जो बात थी, वो सबसे ज़्यादा हर्ट जो किया है वो कुकी को लेकर के किया है। क्योंकि अगर नागा इससे आह्लादित होते तो नागा भी यही सब करते, लेकिन कुकी को ज़्यादा दिक्कत आई है तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ख़ास करके एसटी दर्जे की मांग को लेकर के। तो यहाँ पर ये बात की गई। अब राइटर कहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यह समय अब ये बात करने का, हालांकि यह अब समय नहीं है कि यह किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया, कितना डैमेज हुआ, ये सब अब गिनने उनने का समय नहीं है। अब समय सबसे पहले ये बात है कि आप पहली बात तो कि कैसे उस स्थिति पर कंट्रोल करें, उस स्थिति पर नियंत्रण कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये है कि उस स्थिति पर नियंत्रण आप कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, और ये प्रायोरिटी शीर्ष स्तर पर होनी चाहिए। एकदम पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो लीडरशिप है वो कैसे स्थिति को कंट्रोल करे, कैसे उसको जो है कंसेंसस तरीके से लेकर के चले। और दूसरी चीज़ कि जो कुकी उग्रवादी हैं, मिलिटेंट हैं, उनको सस्पेंशंस ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत इस संघर्ष में जो असम राइफल हैं, असम राइफल को जो है सस्पेंसियस ऑफ ऑपरेशन के तहत जो वहाँ की असम राइफल्स की बटालियन है उसको जितने कैडर हैं उनको वापस बुलाना पड़ेगा और इसका सबूत देना पड़ेगा कुकी समुदाय को, ताकि जो कुकी समुदाय का वो है डाउट है वो क्लियर हो जाए कि असम राइफल्स यहाँ पर हमारे खिलाफ़ नहीं है, उनको पूरी की पूरी तरीके से वापस बुला लिया गया है। तो जब एक बार सारे असम राइफल्स अपने अपने बैरक में वापस आ जाएंगे, अपने बैरक्स में चले जाएंगे, तो उनके द्वारा जो हथियार की लूट हुई है वो हथियार क्या होगा, पूरे तरीके से उसको कंट्रोल में कर लिया जाएगा। तो एक बार अगर यह हो गया तो यहाँ पर जो है राइटर बता रहे हैं कि हथियार जो लूटा गया है उसकी वापस आने की गारंटी बढ़ जाएगी। दूसरा, इस तरीके की घटना जो है महात्मा गांधी जो 1922 में चौरी चौरा घटना किए थे 12 फरवरी को, उसकी याद दिलाती है कि कैसे जो है आंदोलन को वापस ले लिया गया था, फिर ब्रिटिश सरकार अपने पहले रास्ते पर आ गई थी। तो ये पूरा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब महात्मा गांधी के द्वारा यानी कि असहयोग आंदोलन जब किया गया था तब। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा मणिपुर के घटना के संदर्भ में आर्टिकल था। इस पर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैंने पहले ही बता दिया था कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस पर बेस्ड आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अभी तक मैंने जितना आर्टिकल पढ़ाया है एक एक पॉइंट को आप संदर्भ में करिएगा, ये काफ़ी आपको क्लियर कर देगा। दूसरा आर्टिकल पे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल फ्रेंड्स जो है वो टेंटनेस ऑफ यूनिटी को लेकर के है। राइटर यहाँ पर अभी जो पटना में बैठक हुई, पटना में बैठक को लेकर के बहुत सारी बात कर रहे हैं। पटना में कह रहे हैं कि पहले आप लोग एकत्रित हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है, और एकत्रित हो भी गए तो
सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों में एकता नहीं है, और एकता हो भी गई तब भी आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आप लोगों की पार्टी में दरार है, पार्टी का मतलब है कि अलग अलग लक्ष्य है, और इस तरीके से आपको बीजेपी को पराजित नहीं कर सकते हो। बीजेपी को पराजित करने के लिए आपको अलग कुछ न कुछ जा कर के सोचना होगा, अलग कुछ न कुछ आपको करना ही पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है, इस आर्टिकल का कोई भी मतलब नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो है एक विदेशी की बात आती है। विदेशी का मतलब ये है कि आउटरीच की बात आती है, जो तमिल दूसरा आर्टिकल है, और ये आर्टिकल जो है सीधे सीधे तमिल डायस्पोरा की बात करती है। अब ये तमिल डायस्पोरा क्या है, यानी कि तमिल भाषा के जो लोग, तमिल में निवास करने वाले जो लोग विदेशों में रहते हैं, उनकी बात की जा रही है। अभी मई 2023 में जो है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनके द्वारा टोक्यो का जो है दौरा किया गया था, और उन्होंने सीधा सीधा बात की। वो सिंगापुर गए थे, टोक्यो गए थे, तो उन्होंने सीधा सीधा तमिल डायस्पोरा की बात की कि एक बात उन्होंने तमिल डायस्पोरा को बचाने को लेकर के कही, और उन्होंने जो कहा कि तमिल लैंग्वेज मीन्स, तमिल लैंग्वेज बचाने का मतलब है कि तमिल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम तमिल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, और यह हमारा जो है प्रॉमिस है, हमारी ड्यूटीज़ है कि हम जो है अपने गवर्नमेंट, यानी कि जो डीएमके गवर्नमेंट है, उसकी ये प्रायोरिटी है, उसका ये प्रॉमिस है कि हम जो तमिल कम्युनिटी है उसको बचाने के लिए अपना वर्क करते रहेंगे, और उसको जो है आगे भी बढ़ाते रहेंगे तमिल कम्युनिटी को। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है तमिल कम्युनिटी के ऊपर है, तो इसको आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर वैसे बात राइटर कर रहे हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो सीधे सीधे सेंट्रल के मुद्दे में आता है। उस पर राज्य स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपना, चूँकि उसके स्टेट का मुद्दा होता है तो उसको समर्थन कर सकती है। ये बात कर रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा में बात कर रहे हैं कि तमिल जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या में जो है वो भारत से बाहर रह रहे हैं, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में तमिल के लोग रहते हैं। म्यांमार, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, सिलोन, रियूनियन जो आइसलैंड है, फिजी, ट्रिनिडेड, टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री, मतलब विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर तमिल के लोग न रह रहे हों, तमिल निवासी न रह रहे हों, तमिल के लोग वहाँ पर न रहते हों। तो ये जो डायनेमिक ग्रुप है तमिल की, पहली चीज़ कि इनकी जो ग्रुप की ये ग्रुप है, तमिल ग्रुप है, उसकी 3 पहचान है। पहली तमिल आइडेंटिटी, यानी कि तमिल जो है तमिल की पहचान। दूसरा इंडियन आइडेंटिटी, भारतीय पहचान। और तीसरा यहाँ जिस देश में रहते हैं उस देश की पहचान। तो ये यहाँ पर तीन आइडेंटिटी को लेकर के चलते हैं। और बात यहाँ पर जो तमिल डायस्पोरा को लेकर के आती है, फिजी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडियन डायस्पोरा, ये सब जो है यहाँ पर यहाँ से जो है जो ग्रीनर पास्टोरस होता है, यानी कि जो हरित क्षेत्र होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस का यहाँ पर अब जा रहे हैं, यानी कि फिजी, मलेशिया, सिंगापुर से अब ये लोग जो है जो तमिल हैं वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस में जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक राइटर हैं भारती मुखर्जी, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सीधा सीधा लिखती हैं कि मैं एक वुमेन हूँ, बहुत सारे देशों की औरत हूँ, वुमेन हूँ, और हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि जहाँ पर हमको ज़मीन मिले, जहाँ पर हमको हरित क्षेत्र मिले, जहाँ पर हमको जो है रहने का घर मिले, वहाँ पर हमारी पसंद हो जाती है रहने के लिए। तो इस तरीके से इनका कहना जो है गलत नहीं है, सही ही कह रही हैं, और एक अलग पहचान है, और वो अलग पहचान जो है इनको निवास स्थल को लेकर के है। अब राइटर ये पूरी बात तो लिखते हैं। अब राइटर का कहना है कि जो है तमिलों के लिए, जो तमिल शरणार्थी हैं, जो तमिल के लोग हैं, उनके लिए इस तरीके से बात करना, या उनके लिए उनकी समस्या का समाधान बहुत सारे हैं, बहुत सारी समस्या हैं जो वो सामना कर रहे हैं। पहली समस्या, सबसे बड़ी चीज़ माइग्रेशन को लेकर के आती है, यानी कि शरणार्थी विस्थापन को लेकर के आती है, शरणार्थी को लेकर के आती है। एजुकेशनल प्रॉब्लम अलग है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम अलग है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है, बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। दूसरा, इनकी जो मेजॉरिटी है, जिस देश में ये रहते हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर के इनके साथ समस्या आती है। तो जो तमिल डायस्पोरा है
पहली चीज़ कि वो खुद को पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, लिटरेचर, कला, स्पोर्ट, साइंस, इन सब के क्षेत्र में तमिल जो डायस्पोरा है वो इन सब के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। और जिस देश में ये हैं वहाँ पर बहुत सारे नाम कमाए हैं, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर, मोंटीनेकर, संबंदन, जानकी थेवर, टी एस मैनिम, और ये थाउंडमैन हैं, एस आर नाथन हैं, मुथैया मुरलीधरन हैं, नागामुत्तु हैं, इंदिरा नोवी हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओज़ हैं, ये सब हैं। ये सब देखिए आप यहाँ पर नाम पढ़िए। और अभी जो कमला हैरिस हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, यानी कि ये सब जो है तमिल के जो लोग हैं बहुत ही अपने अव्वल दर्जे के नाम को लेकर के चले हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इनकी जो होस्ट कंट्री है, यानी कि जिस देश में ये रह रहे हैं, वहाँ की पॉलिसी की लेकर के बात करते हैं और उनके प्रभाव को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही कि स्टालिन का जो भाषण है वो जो 1946 ईस्वी में मलाया में जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि जब इंडिया स्वतंत्र हो जाएगा तब उसके हर हाथ बहुत लंबे हो जाएंगे और पावरफुल हो जाएंगे। जो अपने विदेशों में अपने बच्चे रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हाथ और भी लंबे हो जाएंगे जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू का भाषण था 1946 में, मार्च में उन्होंने दिया था मलाया में। और इंडिया जो है वो एक संगठित तरीके से विदेशों में रह रहे लोगों को, अपने लोगों को संगठित कर सकेगा, अपने अधिकारों की आवाज़ उठा सकेगा और गर्व से इंडियन के लिए खड़ा हो सकेगा। तो ये जो है और अपने जो देश के भविष्य के लिए बातें कर सकेगा और एक तरीके से अपना जो भविष्य है वो ग्रेटर बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है इनका जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण था। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि नेहरू की जो उम्मीदें थी वो बहुत ही जल्द टूट गई। यानी कि नेहरू ने जो कयास लगाया था कि तमिल जो विदेश में भारतीय बच्चे रहते हैं वे खुद के भविष्य को भी मजबूत करेंगे और जिस देश में हैं वहाँ भी अपने फ्यूचर को देखेंगे और खुद को एकत्रित करेंगे, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएंगे, उनका अपना संगठन होगा। तो नेहरू जी की जो ये कयास थी वो एक तरीके से बहुत ही जल्दी टूट गई। और वो टूटी क्यों? कि साइलोन में जो है पहला लेजिस्लेटिव बिल लाया गया और ये इंडिपेंडेंस के बाद था और यहाँ जो इंडियन तमिल थे उनके विषय में लाया गया था। और साइलोन में जो है इंडियन तमिल रह रहे थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर जो है एक अम्ब्रेला के तहत, यानी कि एक आप कह सकते हो कि प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक छत के नीचे ले जाने के लिए बात कही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात कही कि हम इन जो भारतीय तमिल हैं उनको सुरक्षा देंगे और सुरक्षा के छत के नीचे रखेंगे। इस बात को कह करके साइलोन में लेके गई और वहाँ पर उनसे जो है चाय के बागानों में प्लांटेशन का जो कार्य होता है, यानी कि चाय के पौधे लगाने का जो कार्य करते हैं वे मज़दूर, उनको लगाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक धोखाधड़ी की गई भारतीय तमिल के साथ में। और यहाँ पर नेहरू का जो सिद्धांत था कि साइलोन के जो लोग हैं वहाँ पर तमिल के लोग, अपने जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, वहाँ के लोगों को, साइलोन में जो लोग रह रहे हैं। लेकिन लंबे समय से तमिल के लोग, तो साइलोन ने सीधा सीधा तर्क दिया कि नागरिकता प्रदान करना उनकी संप्रभुता है और ये जो है हम डिसाइड करेंगे, साइलोन के लोग डिसाइड करेंगे कि वो नागरिकता प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे। और इस तरीके से जब नेहरू ने देखा कि ये साइलोन के लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उनका जो इरादा था वो एक तरीके से जो सपना नेहरू लेकर के चले थे वो टूट गया। अब और इसके बाद और भी धक्का तब लगा जब बर्मा की सरकार ने सीधा सीधा हजारों भारतीय तमिलों को नागरिकता देने से इनकार कर दिया और उन्हें एक तरीके से एक्सपेल्ड कर दिया। तो एक और उनको जो है देश छोड़ने के लिए कह दिया। और देश छोड़ने से पहले शाम के समय बर्मा में क्या हुआ कि बर्मा की जो करेंसी थी उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया
और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि बर्मा में जो भारतीय औरतें यानी कि भारतीय तमिल लोग रह रहे थे, वे अपना मंगलसूत्र तक नहीं लेकर के आ पाई। तो ये बहुत ही एक तरीके से ख़राब बात थी, खास करके तमिल के संदर्भ में। और जहाँ तक पड़ोसी देशों की बात है, उनके रिलेशंस में जो दो रिलेशंस होते हैं, बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, उसमें दो डायमेंशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये भी एक तरीके से चिंता की बात होती है कि जो रिलेशंस होते हैं वो लेन देन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। लोगों की भावात्मक संबंध इन सबको नहीं देखते हैं। पहला जो रिलेशंस है गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस पर ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है, राजनीतिक, पॉलिटिकली, इकोनॉमली, कल्चरल को लेकर के। जो दूसरा है प्रोटेक्ट के लिए, उसमें इंडियन माइनॉरिटी ग्रुप आते हैं। और जो इंडियन माइनॉरिटी ग्रुप हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए ये बात की जाती है। और अगर पूरी की पूरी संदर्भ देखें अभी हाल ही में कि इंडिया की पॉलिसी क्या थी श्रीलंका को लेकर के, श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं उसको लेकर के क्या पॉलिसी थी भारत न्यू दिल्ली की, तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि जो इंडिया की पॉलिसी थी वो केवल और केवल अपने हितों को लेकर के थी। इंडियन डायस्पोरा जो भारत में लेन देन होता है उसको लेकर के थी, न कि इंडियन डायस्पोरा को लेकर के। तो जो श्री माओ और शास्त्री समझौता है अक्टूबर 1964 में हुआ था, बायलैटरल, वो उदाहरण है। न्यू दिल्ली ने सीधा सीधा पॉलिसी को लागू किया और आगे वही बात कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक रिलेशंस, यानी कि नई दिल्ली की जो पॉलिसी है वो लेन देन के रिलेशंस पर कन्वर्टेड हो गई। और जो इंडियन तमिल कम्युनिटीज़ होता है उस कम्युनिटी को जो है दो समुदाय के बीच विभाजित के लिए छोड़ दिया गया, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच जो तमिल समुदाय है उसको एक विभाजन के तौर पर छोड़ दिया गया। इस तरीके से नई दिल्ली की पॉलिसी है। और यह एक तरीके से जो यहाँ पर इस बात को भी याद रखना चाहिए कि मद्रास प्रेसिडेंसी से बहुत नामी नामी नेता हुए हैं, राजगोपालचारी, कमराज नदर, CN अन्नुदराई, पी जो है रामामूर्ति एंड कृष्णा मेनन, ये सब जो है इस समझौते के विरोध में थे। यानी कि जब नई दिल्ली ने इस तरीके का 1964 ईस्वी में समझौता किया, तमिल समुदाय को छोड़ दिया गया श्रीलंका और भारत के बीच विभाजन के लिए, यानी कि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, केवल जो रिलेशंस था वो रिलेशंस लेन देन पर आधारित था। तो जो तमिलनाडु के CM हैं स्टालिन, उन्होंने हाईलाइट किया इस चीज़ को कि हम जो है तमिल लैंग्वेज, जब कहते हैं तमिल लैंग्वेज की हम रक्षा करेंगे, तो तमिल लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे तमिल कम्युनिटी को। लेकिन ये जो है एक तरीके से कई सारे देशों के साथ ये बहुत ही दुखद घटना है। दुखद तथ्य यही है कि जो तमिल कम्युनिटी हैं उनको जो है भुला दिया गया है, उनके तमिल मूल को ही भुला दिया गया है और वो केवल और केवल एक तमिल कल्चर की सभ्यता बन करके रह गए हैं। तो ये बात राइटर कहते हैं। अब इनको करना क्या है, इसकी जो नेसेसरी पार्ट हैं वो उस पर क्या कदम लेने हैं उस पर हम बात करेंगे कि पॉलिसी जो है इंडियन डायस्पोरा की वो केवल और केवल किसके अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस कर सकती है पॉलिसी को लेकर के, जनमत एक कर सकती है, पब्लिक का विचार रख सकती है, ये राज्य सरकार भी कर सकती है। तो यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है जो तमिल डायस्पोरा के संदर्भ में राइटर कर रहे हैं कि ये जो सुधार है ये और भी अच्छा हो सकता है अगर जो स्टालिन हैं यानी कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो और नरेंद्र मोदी के बीच में अगर एक मित्रता है तो यह बात और भी आगे आ जा सकती है, और भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर राइटर जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA को, और उसको जो क्रिटिसाइज़ करने का तरीका वो ये है कि उसने केवल और केवल जो है जो टर्म यूज किया है वो परस्यूटेड माइनॉरिटीज़ का यूज किया है, और उसमें जो है श्रीलंका को इंक्लूड नहीं किया है, जहाँ पर जो जातीय फ्रैक्टिसाइड होता है और वहाँ पर बहुत सारे तमिल जो है तमिलनाडु से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली है, आवास नहीं मिला है, सुविधाएं नहीं मिली हैं। और और जो है श्रीलंका से वो तमिल शरणार्थी भारत में आए हैं,
उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है। तो नई दिल्ली जो है वो जो श्रीलंका के तमिल श्रीलंका में तमिल जो रह रहे हैं, रिफ्यूजीज रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर उनको जो है उल्लेखित किया कि ये अवैधानिक शरणार्थी हैं, इनका जो रहना है वो वैधानिक नहीं है, और तर्क देते हैं कि इनको जो है पुनः श्रीलंका जाना चाहिए। यानी कि नई दिल्ली एक तरीके से जो तमिल रिफ्यूजी हैं, यानी कि जो श्रीलंका से वे तमिल जो शरणार्थी के तौर पर तमिलनाडु में आए थे, वो तमिलनाडु में शरणार्थी क्या काम किए हैं कि नई दिल्ली उनको अल्पसंख्यक के रूप में शामिल नहीं की और उनके लिए सीधा सीधा तर्क दी कि इनको श्रीलंका वापस जाना चाहिए, ये वैधानिक इमिग्रेंट नहीं है, इल्लीगल शरणार्थी हैं। तो इस तरीके से अपने ही देश के द्वारा अपने ही लोगों को एक तरीके से अवैधानिक कहा गया। ये एक तरीके से बहुत ही ख़राब बात है, इसको जो है ध्यान देना चाहिए। तो जो क्वाड्रिलर रिलेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसको जो है तमिलनाडु को लेकर के चलना होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तमिलनाडु स्टेट को अपने रिलेशन बनाए रखना होगा, और सेल्फ में निर्णय लेना ये तमिलनाडु के लिए बहुत ही आत्मघाती कदम होगा। इंडियन जो सिटीजनशिप्स एक्ट है उसमें जो शरणार्थी हैं उसमें तमिल जो है वो सारे तमिल इंडियन शरणार्थी के तौर पर सारी योग्यताएं पूरी करते हैं, यानी कि उनको रेजिडेंशियल क्वालिफ़िकेशंस मिलना चाहिए, उनको आवास मिलना चाहिए, वो भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के संदर्भ में सारी अपनी योग्यताएं जो है वो कंप्लीट करते हैं, पूरी की पूरी योग्यताएं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत। और इंडियन जो तमिल हैं जिनकी संख्या 29,500 है, यानी कि जो श्रीलंका में रह रहे हैं, वो स्टेटलेस हैं, उनके पास न तो घर है, न तो रहने का आवास है, न ही नागरिकता है। और ये तमिल जो रिफ्यूजीज़ हैं ये समर्पण करने को तैयार हैं कि जो श्रीलंकाई सिटीजनशिप है ये जो है एक तरीके से इंडियन सिटीजनशिप्स पाने के लिए, यानी कि ये जो तमिल में श्रीलंकाई सिटीजनशिप हैं ये श्रीलंकाई सिटीजनशिप से ज़्यादा अपने को खुद समर्पित करते हैं कि हमको किसी न किसी तरीके से इंडियन सिटीजनशिप्स मिल जाए, इंडियन सिटीजनशिप्स में आना चाहते हैं। तो यह एक तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की राइटर कह रहे हैं कि आवश्यकता है कि वो दोनों लोग साथ आएँ और साथ में इसका सलूशंस निकालें और साथ में लेकर के बात चलें, और ये कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से न देखें, यानी कि वोट बैंक की राजनीति न करें इस पर। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा तमिल पर जो है अपना आर्टिकल था। तमिल के संदर्भ में खास करके कहा गया था कि तमिल ही नहीं, इसको आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि जैसे कोई भी कम्युनिटी हो तो वो कैसे रिएक्ट करती है उसके संदर्भ में। अब अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल फ्रेंड्स है अन्यूरिज्म को लेकर के। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है एक नए प्रशासन के संदर्भ में, एक नए प्रशासन के संदर्भ में की जा रही है कि जो भारत में अभी क्या हुआ था कि हाल ही में एक भारत में वैक्सीन बनी mRNA वैक्सीन, वो जो है जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पर आधारित थी, और उसको जो है ये पुणे में संस्थान है, ये कोविड-19 के लिए बनी थी mRNA वैक्सीन्स, और इसको भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसको स्वीकृत कर दिया। अभी उसकी स्वीकृतता के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है कि वो जो स्वीकृत किया है इसका मतलब क्या है कि भारत को जो डोमिनेंट ये जो mRNA वैक्सीन्स है ये पार्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से किसके अगेंस्ट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट में है। और यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली जब डिक्लेयर किया था, कोविड-19 जब ख़त्म हो गया तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नए वेरिएंट्स जो है वो लांगर नहीं था, और इसलिए जो है यहाँ पर जो नई वैक्सीन्स आ रही थी वो वैक्सीन सीधा सीधा WHO ने घोषणा की कि अब पब्लिक में ये वेरिएंट्स नहीं रह गया है, इसलिए इसका जो रुझान है वो कम हो गया। डाटा सीधा दिखाता है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन्स है वो भारत बनाने में सक्षम है, और वो कई मंथ से इसके लिए अपना प्रयास कर रहा था और उसमें जो है सफलता हासिल की। तो इसीलिए जो mRNA वैक्सीन्स बनी है उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। और जिम कोवैक ओयम इस संदर्भ में बात की जाती है कि जो इंडियन कंपनी है
उसके पास ये कैपेबिलिटी है mRNA वैक्सीन बनाने को लेकर के, और बिलीव्ड है इसको जो है रैपिड प्रोडक्शंस करने में, स्केल अप करने में, और ये फ्यूचर्स में किसी भी तरीके का अगर इससे रिलेटेड कोई वायरस आता है तो इंडिया उसको प्रोडक्शंस करने में सक्षम होगा। ये बात यहाँ पर की जा रही है आर्टिकल के द्वारा। अब यहाँ पर जो बात है, अब मेन बात क्या है फ्रेंड्स कि हुआ क्या था कि जब कोविड-19 आया था, तो जब कोई भी दवा आती है या वैक्सीन्स आती है या ह्यूमन डिजीज़ से संबंध कोई खोज की जाती है किसी भी तरीके की, तो उसमें एक बात होती है कि उसको बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना होता है। बहुत सारे उस पे पहले तो पेट्री डिसीज़ की जाएंगे, फिर जानवर पर किए जाएंगे, फिर उसको मानव के प्रयोग तक आते आते बहुत दिन लग जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, क्योंकि परीक्षण इतना आसान नहीं होता, परीक्षण उस पर करना पड़ता है। और इसमें से जो उसकी अयोग्यता का आधार होता है वो अयोग्यता ये होती है कि इसमें से कितना अच्छा है, कितना नहीं अच्छा है, यानी कि किस तरीके से है और किस तरीके से नहीं है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कितना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कम अच्छा है, अच्छा की तुलना में कम ज़्यादा खतरनाक है, तो ये उसकी अयोग्यता का कारण बन जाती है। तो इसीलिए जो वैक्सीन्स होती है उसकी जो डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट करने का तरीका होता है, वो उसकी अप्रूवल करने का जो तरीका होता है वो दशकों तक चलती रहती है और एक उद्यम है। तो कोविड-19 के दौरान क्या था कि लोग मर रहे थे। कोविड-19 बहुत भयावह रूप में विश्वव्यापक तौर पर बीमारी लेकर के आया था, ये क्राइसिस लेकर के आया था। और वहाँ पर ग्लोबल तरीके से जो दवा नियामक ड्रग्स होता है, जो दवा नियामक संस्थान होते हैं, उसने सीधे सीधे जो परीक्षण होता है उसके करने से छूट दे दिया। यानी कि जो वैक्सीन्स आती हैं ग्लोबली, उसने अलाउ कर दिया वैक्सीन्स मेकर को कि ये जो मल्टीपल स्टेज पर परीक्षण होता है, इसको अभी थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए। और क्यों रोक दिया जाए? क्योंकि वैक्सीन आवश्यकता थी। उस समय को संदर्भ में, हालिया संदर्भ को देखते हुए जो इमरजेंसी यूज अथॉरिटीज़ यानी कि आपदा में अथॉरिटीज़ को प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, इसको जो है एडॉप्शन किया गया रेगुलेटर्स के द्वारा ग्लोबली तौर पर EUA को, कि यानी कि आपदा के समय बिना परीक्षण के आप वैक्सीन्स को लेकर के आ सकते हो। इसके विपरीत जो US का फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है FDA, उसने बहुत सालों से जो है ड्रग को और वैक्सीन्स को, जो कैंडिडेट्स होते हैं ड्रग और वैक्सीन्स के, इसको इवेल्यूएट करने के लिए अपना कार्य करता है। इंडिया का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इससे जो है इवेल्यूएटिंग करने के लिए विदेश में वो अपना जो है अलग तरीके से देखता है। उनकी जो सूटेबिलिटी है दवा को परीक्षण कराने के तौर पर, उसका वैल्यूएशन करने के तौर पर कि वो ठीक है अथवा नहीं है, इसको चेक करने के लिए इंडिया देता है। लेकिन है क्या कि जब आपदा आई थी तो उसमें इन सब पैमानों पर छूट दे दी गई। ऐसा कुछ नहीं किया गया क्योंकि आपदा को देखते हुए इस तरीके का कोई भी कदम उठाना उचित भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है बात की जाती है कि यह एक तरीके से भारत के विषय में जो नए ड्रग्स और क्लिनिक ट्रायल्स रूल 2019 है, उसमें एक तरीके से तकनीकी था और ये एविडेंस बेस्ड असेसमेंट ज़्यादा था। तो EU जो है कोविड-19 के लिए जो इंडिया में EUA है, उसने अलाउ किया था वैक्सीन्स को, और यह एक तरीके से विश्वसनीय चरण था क्लिनिक ट्रायल को लेकर के, इंडिपेंडेंस रेगुलेशन को लेकर के, कि नए ड्रग जो है अभी भी वो भारत में विश्वसनीय तरीके से उत्पादित किए जाते हैं। FDA जो है वो अथॉरिटी कोविड-19 को जो है इमरजेंसी के अधीन अभी भी रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोविड-19 जो है वो अभी ख़त्म नहीं है, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। यह अकेला था। हालांकि जो है इस बेसिस पर, यानी कि EUA यानी कि इमरजेंसी यूज अथॉरिटीज़, ये जो है लगातार कंटिन्यू अपना जो सिद्धांत होता है आपदा प्रबंधन में छूट देना, उसको बनाए रखी है। जबकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सदैव एक्सेलरेट होनी चाहिए। इंडिया को जो है राइटर बता रहे हैं कि इंडिया को जो है अपनी जो प्रतिकूल परिस्थितियों में
दवा उत्पादन को लेकर के छूट इंडिया ने प्राप्त किया था, कई परीक्षणों से बचा था। पहली चीज़ कि इंडिया को बहुत विश्वसनीय तरीके से सेफ्टी पर ध्यान देना होगा। सेफ्टी पर ध्यान देने का मतलब कि उनको जो है, जो दवा का उत्पादन होता है, उस दवा के उत्पादन को लेकर के अपनी सेफ्टी को पहले बचाएं और अपनी सेफ्टी को लेकर के आगे बढ़ें। उसका इंडिया के ड्रग नियामक जो संस्थान है, उस लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ न करें, लोगों के हितों को जो लेकर के उसको अपनी सेफ्टी बनाए रखें। क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि भारत की जो कफ सिरप है, उसको पीने से विभिन्न प्रकार के जो अफ्रीका महाद्वीप हैं जहाँ पर भारत निर्यात करता है दवाओं की, उसके संबंध में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। तो उसी को कोरिलेट करके ये आर्टिकल कहता है कि भारत को हर कीमत पर पहली चीज़ की अपनी जो है सिद्धांत में, या सिद्धांत को नहीं, व्यवहार में जो है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। और उसको बनाए रखने के संदर्भ में कि ये जो है सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और नो डाउट आपको लाभ कम हो, लेकिन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर दृष्टिकोण में व्यापार के दृष्टिकोण को अलग रखते हुए सबसे पहला ध्यान आपका यही पे रहता है कि कैसे लोगों को जीवन दें, जीवन भक्षक न बने। तो फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल का पार्ट था। और ये जो 2 एडिटोरियल आए हैं, एक एडिटोरियल उसमें से आया है तमिलनाडु के कई ज़िलों में, वो केवल तमिलनाडु के विशेष संदर्भ को लेकर के है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो जब तमिलनाडु स्टेट का कोई परीक्षार्थी होगा तो वो भले उसके लिए यूज में आ जाए, बाकी नहीं है। वो तमिलनाडु की आंतरिक ज़िलों में कितने सुधार हुए हैं उससे रिलेटेड है, इसलिए उसका ज़्यादा वो नहीं है। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की बात की जा रही है उसके ऊपर वाले आर्टिकल में। वो आर्टिकल है एक तरीके से एकीकरण की बात की जा रही है, जो भाषाई आधार पर हैं और शिक्षा के आधार पर हैं। यही सब बातें उसमें लिखी गई हैं, उससे भी कोई क्वेश्चंस बहरहाल नहीं उठते, इसलिए वो भी आर्टिकल हमारे कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर न्यूज एनालिसिस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी न्यूज एनालिसिस की बात की जा रही है कि भारत ने एक यूएस के साथ डील किया, यूएस गवर्नमेंट के साथ, कि यूएस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। और क्या प्रोवाइड कराएगी? 31 MQ-9B जो है ये प्रोवाइड कराएगी। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, यानी कि इस पर मनुष्य के द्वारा ये ड्राइव नहीं किए जाते, अनमैन्ड होता है। और अभी जो है रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, यूएस से आएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या है अभी, कि अभी यूएस गवर्नमेंट जो है इसको जो 31 हैं उसको $3.072 बिलियन देने की बात कही गई थी। लेकिन जो प्राइस है, वो कंडीशंस है ख़रीदने की, अभी वो जो है फाइनल नहीं है, अभी फाइनल किए जाएंगे। और इन 31 MQ-9B में 16 स्काई गार्डियन होंगे और 15 सी गार्डियन होंगे, यानी कि 16 जो होंगे वो आकाश का परीक्षण करेंगे, आकाश में रहेंगे वायु सेना के लिए, और 15 जो है समुद्री में निगरानी के लिए होंगे। तो ये इस तरह से 31 हैं। तो अभी इस पर जो है ख़रीद के संदर्भ में जो प्राइज है अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। अभी उसके फाइनल होने के बाद डिसाइड होगा कि क्या इस पर फैसला लेना है, क्या नहीं लेना है। ये देखिए, वंदे भारत ट्रेन वैष्णो अश्विनी रेल मंत्री ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो कहे हैं रेल मंत्री जी, इन्होंने जो कहा है वो बात आई है निकल के कि जो वंदे भारत ट्रेन्स है, वो वंदे भारत ट्रेन सहारनपुर से लेकर के, ये देखिए, सहारनपुर से लेकर के प्रयागराज में बहुत ही जल्दी आएगी। और ये बहुत अच्छी बात है, खास करके प्रयागराज को जो है एक और सफलता मिल जाएगी। खास करके सहारनपुर से प्रयागराज तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। और इसमें जो और दूसरी जो है 82 किलोमीटर रेल लाइन सहारनपुर से देहरादून के लिए, कहाँ से, वाया शाकंभरी देवी से होकर के चलेगी। तो ये पूरी की पूरी बात है, और इस पर जो है बजट का खर्चा वगैरह बताया गया है। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है, खास करके रेल की सुविधा भी देखना होगा, रेल की बातें भी करनी होगी, तब जा कर के बात बनेगी। और यहाँ देखिए बात क्या की जा रही है
जो बात की जा रही है वो है मेघालय ट्राइब्यूनल को लेकर के। और मेघालय जो ट्राइब्यूनल है वो क्या कर रहा है कि अभी कल मैंने बात किया था यूसीसी को लेकर के। यूसीसी का मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कल मैंने बात किया था, और उसके संदर्भ में बात ये निकल कर के आई कि जो है सरकार यानी कि लॉ कमीशन ने सीधे सीधे कहा कि आप लोग जनता से राय मांगा था कि जनता इस पर राय दे कि सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर के क्या किया जाए, जनता क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। तो मेघालय ट्राइबल कम्युनिटी, जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, गारो खासी रहती है, गारो खासी पहाड़ी पर जो कम्युनिटीज़ है वो रहते हैं, उन्होंने लेकर के इस पर अपना वक्तव्य जाहिर किया, और वो वक्तव्य इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, और ये जो है लोगों की आंतरिक भावना, धार्मिक, कल्चरल जो तरीका है उसको जो है ये अहित करेगा, यानी कि लोगों की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करेगा, और इस पर जो है ये लागू नहीं किया जाएगा। इस तरीके से जो कम्युनिटी थी उसने सीधे सीधे इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने के इस पर विरोध करने के लिए, मना करने के लिए अपना रेजोल्यूशन ये पास किया। और ये जो यूसीसी है आपको पता है कि कॉमन सेट पर आधारित होती है, बेस होती है, मैरिज पर, डाइवर्स पर, इनहेरिटेंस पर, गोद लेने पर, ये सब पे एक समान कानून लेकर के चलने की बात यूसीसी करता है। तो अब ये जो रेजोल्यूशन था वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर थे खासी पहाड़ी के, जो स्वायत्त ज़िला है खास, उसको वो स्वायत्त ज़िला है मेघालय में। पिनाइट सिंगिनियम, ये सिंगसियम, ये वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यूसीसी वुड इफेक्ट, यूसीसी जो है वो प्रभावित करेगा। क्या प्रभावित करेगा? कस्टम को लेकर के, यानी कि जो मूल्य हैं, ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिस हैं, विरासत हैं, शादी है, विवाह है, धर्म है, जो खासी समुदाय हैं उसको लेकर के प्रभावित करेगा। खासी जो है जो खासी के बारे में आइए हम कुछ जान लेते हैं। जो खासी है वो मैटरनल कम्युनिटी है, मातृत्व समुदाय है, जहाँ पर जो छोटी बच्ची होती है उसको परिवार के प्रॉपर्टी में, संपत्ति में अधिकार होता है, और अपने बच्चे का नाम उसी और वो जो बच्चे का नाम रखती है अपनी माता के नाम पर ही उसको रखा जाता है। तो ये कम्युनिटी जो है एक तरीके से किसके द्वारा गवर्न होती है? खाद्य के द्वारा गवर्न की जाती है। दो अदर कम्युनिटी मेघालय में गारो और जैंतिया, ये भी मातृत्व समुदाय से बिलोंग करते हैं, और ये जो है गारो ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जैंतिया हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को जो है इन क्षेत्रों में, यानी कि जो मेघालय के स्वायत्त ज़िले हैं उन क्षेत्रों में यूसीसी को लागू करने का, लागू न करने की बात कही है। देखिए फ्रेंड्स, भारत जो है अगर मैं कहूँ तो एक देश के साथ साथ बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे विविधता भरे हुए कहानी हैं। यहाँ पर कोई एक नियम लागू करना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग सोचते हैं। इसलिए भारत के संदर्भ में कहानी यहाँ पर अलग हो जाती है। एक और बहुत ही अच्छी बात निकल कर के आई, और वो गगनयान के संदर्भ में निकल कर के आई। गगनयान के संदर्भ में क्या निकल कर के आई, आइए हम लोग उसको देखते हैं। और वो जो बात है वो ये है, विक्रम, अभी भारत जो है वो गगनयान लॉन्च करने के दिशा में अग्रेसर है। गगनयान 3 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगा, तो उसके संदर्भ में बात की जा रही है। और उसका जो पूरा का पूरा वहाँ पर कितने उपकरण जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात जो है विक्रम प्रज्ञान रिटर्न टू अनदर ट्रस्ट द मून, चंद्रमा पे जो है विक्रम प्रज्ञान अलग तरीके से लागू होंगे, और वो जो लागू होंगे यानी कि जो इसरो के द्वारा ले जाएगा वो कैसे लेके जाया जाएगा उसकी बात आइए हम लोग देखते हैं।
इंडिया जो है तीसरा जो है एक्सप्लोरेशन मिशन है भारत का जुलाई तक चाँद पर भेजने का। चंद्रयान 2019 के बाद जो है चंद्रयान 2 लूनर एडवेंचर के बाद से जुलाई में ये तीसरा मून पर जाने के लिए भेजेगा, जो मून एक्सप्लोरेशन मिशन होता है वो। इंडियन स्पेस जो है वो चंद्रयान 2 के नाम पर यहाँ पर रखेगा। जैसे रोवर हैं, उनके जो चंद्रयान 3 के इक्विपमेंट हैं, उनका जो नामकरण है वो चंद्रयान 2 के नाम पर ही करेगा। जैसे ये इसरो के चेयरमैन ने कहा है कि इसका मतलब जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 है, वो लैंडर जो लेके जाएगा उसका जो नाम होगा विक्रम साराभाई के नाम पर होगा। ये इंडियन स्पेस और रोवर प्रज्ञान के विषय में है। और इसके बाद जो यहाँ पर डिस्पॉइंटमेंट यानी कि जो इसरो है, जब चंद्रयान 2 गया था चंद्रमा पे, तो वह उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टूट गया था। जो पेलोड था वहाँ पर वो खो गया था, लूनर सरफेस पर नहीं पहुँच पाया था। तो ये थोड़ा सा जो है दुखद कहानी है, लेकिन नो डाउट इसरो का जो प्लान है लॉन्च करने का 3rd मून मिशन वो जुलाई में है, मध्य जुलाई में है। और ये GSLV Mk3 रॉकेट से किया जाएगा, हरिकोटा से। इसका जो प्रपोल्सन मॉडल है, ये लैंडर रोवर लेकर के चलेगा 100 किलोमीटर तक लूनर ऑर्बिट में। फिर इसके बाद जो इसका विक्रम लैंडर मॉड्यूल है वो सेफली पहुंचाएगा और यह डिप्लॉय करेगा प्रज्ञान को, जो कि इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा लूनर सरफेस का। और ये मोबिलिटी होगी इसरो का जो है पूरे के पूरे जो लूनर सरफेस है वहाँ पर ये अपनी क्या करेगा, मोबाइल करेगा। मोबिलिटी का मतलब गतिमान होगा, उसका गतिमान तरीके से उस पर जाएगा, देखेगा, उस पर चलेगा, कूदेगा, जो भी होगा उसका जो कार्य होगा। अब यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं, जो लैंडर्स है, रोवर है, प्रपोल्शंस है, उसका जो मॉड्यूल है, ये पेलोड जो लेके जाएंगे एक्सपेरिमेंटल प्रयोग के नाम पर वहाँ पर रखा गया है। जो साइंटिस्ट को जो है नए तरीके से इंसाइट करेंगे, कैरेक्टर्स देंगे, जो अर्थ के संदर्भ में है उसको प्राकृतिक तरीके से करेंगे। जैसे लैंडर जो है वो 4 पेलोड लेकर के चलेगा, रेडियो इकोनॉमी, मून बाउंड का रेडियो इकोनॉमी, हाइपरसेंसिटिव लूनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये लेकर कर चलेगा। जो चंद्र का सरफेस होता है वहाँ थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए लूनर सेस्मिक एक्टिविटी और लेज़र रेट्रो रेफ्लेक्टर एरी इसको लेकर के चलेगा। जो 6 पहिए की जो रोवर है उसमें 2 पेलोड्स होंगे, एक अल्फ़ा प्रैक्टिकल एक्सरे एक्सपेरीमीटर और दूसरा लेज़र। ये इंड्यूस्ड होंगे, ब्रेक डाउन होंगे स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए। इसके अलावा जो एक पेलोड होगा वो प्रपल्सन मॉडल पर होगा। स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री जो होगा हैबिट प्लांट अर्थ उसके लिए किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो विक्रम प्रज्ञान है उसके लिए है फ्रेंड्स, कि विक्रम प्रज्ञान कैसे जो है उसका क्या क्या उसमें रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे, उसके संदर्भ में ये पूरी की पूरी बातें निकल करके आएंगी। अब ये देखिए यहाँ पर बात जो की जा रही है अभी, चूँकि आपको पता है कि अमेरिकी यात्रा हुई थी और अमेरिकी यात्रा के बाद मोदी जो है मिस्र गए हैं। और मिस्र के साथ हमने पहले ही एक आर्टिकल आपको बताया दिया था मिस्र के संदर्भ में कि क्या कहानी है क्या नहीं है। मिस्र की जो इकॉनमी थी उसके संदर्भ में मैंने बात बताई थी कि दोनों देशों को जो है एक साथ लेकर के चलने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर मिस्र के संदर्भ में जो यात्रा है वो बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी लेकर के इंडिया आया है इंडिया के सामने। और जो समझौते हुए हैं वो समझौते आपको पता है कि किस पे होंगे समझौते। क्लीन जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप, इस पर बातचीत की गई है। और जो समझौते हुए हैं पहली चीज़ की एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी, एंटीक्विटीज़ लॉ को लेकर के ये सब यहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। कृषि को लेकर के, पुरातत्व को लेकर के, एंटीक्विटीज़ को लेकर के और कंपटीशंस लॉ को लेकर के जो दोनों पक्ष हैं यानी कि मिस्र और भारत वो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन G20 के लिए डिस्कस करेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे फूड हो गया, एनर्जी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उस पर भी बातचीत की जाएगी। तो ये जो है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ में भी गए, जहां पर जो है 4300 इंडियन सोल्जर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों को बलिदान कर दिए थे। वहां पर भी इन्होंने गए और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। दिस इज़ द बिग ये बहुत ही अच्छी बात है एक तरीके से कि हर एक राजनेता को ऐसी जगहों पर अवश्य तरीके से जाना ही चाहिए, तो बात निकल कर के आएगी। ये देखिए यहाँ पर टू एंशियंट जैन, अभी जो है यहाँ पर ये प्रीलिम्स का क्वेश्चंस नो डाउट बनेगा। और बात क्या है, 2 पिलर मिले हैं जैन तीर्थंकर्स के, और कहाँ पर मिले हैं, हैदराबाद में ये मिले हैं, एनकेपल्ली ज़िले में, एनकेपल्ली गांव में, रैनगेरेड्डी ज़िले में। तो हैदराबाद के रैनगेरेड्डी ज़िले के इनकेपल्ली गांव में 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हुई हैं, और ये जो है तालाब की खुदाई हो रही थी उससे जुड़े हुए हैं, तो तालाब की जो दीवार थी उससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर वो मिली है। और शिवानगरेड्डी ये जो है CEO हैं, इंडियन फाउंडेशन है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन दिए आर्कियोलॉजिस्ट को, तो ये जो है बात निकल करके आई। और जो 2 पिलर मिले हैं उसमें से एक जो है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है और दूसरा ब्लैक बेसल्ट को लेकर के है, जिसमें 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर का। तो ये इनकी मूर्तियां हैं। और तेलुगु कन्नड़ लिपि में वहाँ पर इन मूर्तियों को जो है जैनिना बासदी, इसको लेकर के जो 9वीं 10वीं शताब्दी में चालुक्य के समय राष्ट्रकूट और वामन वेमुलुदा चालुक्य के समय लिखी गई थी, उसमें इन मूर्तियों को सुरक्षित करने की बात कही गई है। इन स्तंभों को जो है, इन स्तंभों में जो है गांव के लोगों से अपील की गई है कि वो जो है ये मिस्टर शिवांगा रेड्डी ने अपील किया है गांव के लोगों से कि इन पिलर्स को वो जो है सुरक्षित रखें और उनको उचित स्थान पर पहुंचाने की भी बात कही गई है। तो ये जो है यहाँ पर जो है तेलुगु कन्नड़ लिपि में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। जैनिना बसादी मोनेस्ट्री हैं, उनके संदर्भ में ये एक्साइटिंग करते थे, यानी कि अस्तित्व में थे कब, 9वीं 10वीं शताब्दी में, जो राष्ट्रकूट और चालुक्य के समय की बात है। तो ये एक हिस्ट्री से आपका क्वेश्चंस बनता है। देखिए यहाँ पर केरला जो है वो कैंपेन किया है, यानी कि अभियान चलाएगा इको सेंसिटिव जोन को प्रोटेक्ट करने के संदर्भ में केरला के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। और ये जो है जो मानवीय आवास हैं और जो क्षेत्र हैं, जो प्रदूषित क्षेत्र हैं, उसको जो है एक्सक्लूडिंग करने के बाद ECZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन्स जो इस एरिया के चारों तरफ हैं उसको सुरक्षित करने के लिए ये अपना अभियान चलाएगा केरला। और मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट जो सेंट्रल है उसने केरला गवर्नमेंट से पूछा था कि क्या जो रिवाइज्ड प्रपोजल्स है वो केरला के लिए पहले वाले संशोधन में पेंडिंग में है, यानी कि एक जो ESZDS के संदर्भ में नोटिफिकेशन भेजा गया था और जो संशोधन से पहले था वो अभी है या केरला उस पर कुछ बात करेगा। तो केरला इसके संदर्भ में निकल करके आया है कि हम जो है इसको बचाने के लिए अपनी बात रखेंगे, उसको कैंपेन करेंगे। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो है आर्टिकल और न्यूज एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को इसको जो है समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। और जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।